500 कैदियों को जबरदस्ती गड्ढे में डाल उनके शरीर पर जिंदा जला दिया गया। 500 और लोगों को इसी तरह शरीर पर तेल डालकर मारना चाहते हैं वो। क्यों? इतिहास बातें करती है और उसी इतिहास के पन्नों से एक काला भयानक अध्याय आज लेकर आए हैं, जो काल्पनिक नहीं वास्तविक घटना पर आधारित है। ये मूवी 70,000 कैदियों को रोजाना 60 मील पैदल चलाया जाता था ताकि वे थक कर मर जाए। पेड़ से बांधकर आखिरी सांस तक मारा जाता था और आखिर में इन लोगों को बचाने के लिए पानी और जंगल में एक भयानक मिशन होता है। इतिहास की सबसे बड़ी रेड। कहानी के आखिर में मैं इस घटना के सभी वास्तविक तस्वीरें दिखाऊंगी, यानी कि उस समय की असली तस्वीरें। मूवी स्ट्राइप आज एक रोमांचक थ्रिलर मूवी द ग्रेट रेड, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 है, लेकर आ चुकी है। साल 1941 7 दिसंबर का द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर और फिलीपींस पर हमला किया और धीरे धीरे जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस समय अमेरिका और फिलीपींस से बहुत सारे सैनिक जापानियों को रोकने के लिए भेजे गए, लेकिन इस विशाल सेना को पता नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा भयानक होने वाला है जो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये विशाल सेना की ना तो कोई योजना थी और ना ही भोजन और पीने का कोई सपोर्ट। इसीलिए लंबे समय तक भोजन और पीने का पानी नहीं मिलने से एक समय वो सभी बहुत कमजोर हो गए और आखिर में जापानियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गए। अमेरिका युद्ध के इतिहास में उनकी सेना का आत्मसमर्पण उनके लिए एक बड़ी हार थी। लेकिन अब यहाँ एक अजीब समस्या में पड़ गया था जापान, क्योंकि अमेरिका और फिलीपींस की जिन 70,000 सेना ने आत्मसमर्पण किया था, उन्हें रखने का तो कोई इंतजाम करना होगा, क्योंकि वो अब कैदी है। लेकिन इन कैदियों को रखने या उन्हें भोजन देने की स्थिति में नहीं थे जापान। इसीलिए अब उन्होंने एक अजीब दिमाग लगाया। अमेरिका सेना दल के सभी को 60 मील पैदल ले जाना शुरू कर दिया जापानियों ने, और चलते चलते बहुत से लोग ठीक से ना खाकर और अलग अलग तरह की बीमारियों से बीमार या कमजोर हो रहे थे। अगर वो थककर चलते चलते कहीं थोड़ा रुक जाते तो तुरंत जापानी उन्हें गोली से या अत्याचार करके मार डालते। इस तरह बहुत ही कम समय में 15,000 सैनिकों को खत्म कर दिया जापानियों ने, और इसी तरह लोगों को चलाते चलाते थकाकर अत्याचार करके मारने की जो घटना है, उसे इतिहास में कहा जाता है बटन डेथ मार्च। लेकिन बात यह है कि हर दिन 60 मील चलाने के बाद भी जो सैनिक जिंदा रह जाते, उन्हें अलग अलग डेथ कैंप बनाकर फिलीपींस के विभिन्न स्थानों पर रखा जाता। और इन डेथ कैंपों में सबसे बदनाम थे कबानाटुआन और पलावन डेथ कैंप। इन कैंपों में अमेरिका के विभिन्न युद्ध बंदियों पर अत्याचार किया जाता। दिन भर उनसे कड़ी मेहनत करवाई जाती और ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता। बीमार होने पर दवा तक नहीं दी जाती। एक एक करके इस अत्याचार और अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होकर हर दिन हजारों सैनिक मरने लगे। सबसे भयानक और चौंकाने वाली घटना तो उस दिन हुई जब पलावन के डेथ कैंप में 500 अमेरिकी और फिलीपींस के कैदियों को जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर बनाई गई एक ऐसी जगह में उन्हें जबरदस्ती डाल दिया गया। फिर उस गड्ढे से निकलने का रास्ता रोकने के लिए बड़े बड़े पेट्रोल के ड्रम लाकर उन गड्ढों के मुंह पर रखे गए, और ड्रमों के ढक्कन को खोलते ही तेजी से पेट्रोल निकलना शुरू करता और फिर उसमें आग लगा दी जाती। यानी जिंदा उन्हें आग में जलाकर मारने का इंतजाम किया जाता, और अगर आग लगने के बाद भी जो बच जाते उन्हें गोली मार दी जाती। जब ये सब कुछ चल रहा था, तब अमेरिका ने फैसला किया कि कबानाटुआन डेथ कैंप में जो 500 सेना कैदी है, किसी भी तरह उन्हें वापस लाना होगा। ये है कर्नल म्यूसी, और उन पर जिम्मेदारी पड़ी है कि एक पक्का प्लान बनाए कि कैसे उस भयानक जगह से 500 युद्ध बंदियों को वापस लाया जा सके। इस गुप्त भयानक योजना को बनाने के काम में एक और व्यक्ति आगे आए। उनका नाम है कैप्टन प्रिंस। तो अब योजना बनाने से पहले कबानाटुआन डेथ कैंप के आसपास क्या है क्या नहीं है और वहाँ कितने सैनिक मौजूद है, ये सब कुछ अच्छी तरह से जांचा गया, क्योंकि हर एक कदम उन्हें फूक फूक कर रखना होगा। कैप्टन ने गौर किया कि जापानियों ने उस डेथ कैंप को इस तरह बनाया है कि वहाँ जाने से पहले काफी बड़ी जुड़े हुए इलाकों में छिपने की कोई जगह नहीं है, बिल्कुल खाली जमीन। इसीलिए वहाँ से 500 युद्ध बंदियों को छुड़वा कर लाना लगभग असंभव है। लेकिन कैप्टन ने उस कैंप पर हमला करने की एक शानदार योजना बनाई, और 8 जनवरी 1945 को वो सभी कबानाटुआन की ओर रवाना हुए हमले के लिए। इधर कैंप पे देखा गया युद्धबंदियों पर अमानवीय अत्याचार चल रहा था, और उस अत्याचार को सहन नहीं कर पाने के कारण
अगर कोई उनके हाथ से भागने की कोशिश करता तो उसे पकड़कर इस तरह एक खंबे से बांधा जाता और तब तक उसे पीटा जाता जब तक कि उस आदमी की आखिरी सांस न निकल जाए। उन्हीं अमेरिकी कैदियों के बीच हम देखते हैं मेजर गिब्सन को। मेजर गिब्सन भी यहाँ दूसरों की तरह कैदी होने पे भी वो लगातार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे यहाँ से सबको लेकर भागा जाए। अब एक लड़की भी देखी जाती है, नाम है मार्गरेट, जो कि एक अमेरिकन नर्स है, लेकिन वो फिलीपींस के मनीला नाम की एक जगह पर एक अस्पताल में नौकरी करने आई है और यहाँ आने का उसका एक गुप्त उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था कि वो कुछ विदेशी जासूसों से मिलकर चोरी छुपे अलग अलग बहाने से उस कबानाचुआन डेथ कैंप में दवाइयाँ और खाने की चीजें भेजा करती थी वहाँ के कैदियों के लिए। लेकिन एक समय जापानी सैनिकों को समझ आ गया कि उनके कैंप से बाहर कोई दवाई और खाना भेज रहा है। अब यहाँ कर्नल म्यूसी अपनी सेना के साथ उस डेथ कैंप से 30 मील दूर जापानी सेना से घिरे एक इलाके में आ पहुंचे और वहाँ गौर किया कि जापानियों ने जगह को इस तरह से घेर रखा है कि अगर प्लान के मुताबिक वो सीधे आगे बढ़े तो खतरा है। तो अब उन्हें आसपास के झाड़ झाड़ियों में छिपकर बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इधर एक अजीब घटना देखी गई। उस डेथ कैंप से अचानक जापान ने अपनी सेना हटा ली। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेजर गिब्सन इतना समझ गए कि शायद ये कोई बड़ा कुछ होने का संकेत हो सकता है, नहीं तो अचानक सेना को यहाँ से क्यों ले जाया जाएगा। देखा गया कुछ देर बाद ही जापानी सेना के पुलिसकर्मी, जिन्हें केम्पेइटाई कहा जाता है, वो पहुंचे और ये सामान्य जापानी सैनिकों से भी अधिक क्रूर थे और इस क्रूर सेना का नेतृत्व मेजर नगाई कर रहे थे। ये वही मेजर नगाई है जिसने पलावान डेथ कैंप में युद्ध बंदियों को पेट्रोल से जलाकर मार डाला था। मेजर नगाई वहां आकर कैदी मेजर गिब्सन को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे अब से बंद करना होगा। बाहर से कोई भी खाना या दवाई यहाँ नहीं आएगी और अब से अगर कोई एक भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो हम 10 लोगों को गोली से मार देंगे। दूसरी तरफ मनीला के एक अस्पताल से कोई इस कैंप में दवाई और खाना भेजे जा रहा है। ये खबर मिलने पर जापानी सेना ने कुछ शक हुए लोगों को पकड़ लिया और एक गवाह का भी जुगाड़ किया, जो कि उस जासूस की पहचान करने लगा कि कौन असल में मनीला के अस्पताल से यहाँ दवाई भेजता है। सौभाग्य से मार्गरेट किसी तरह उस दिन बच गई, लेकिन दूसरे कई जासूसों को वही मार डाला गया। लेकिन मार्गरेट के वहाँ से घर आने के तुरंत बाद एक जापानी सेना पुलिस ऑफिसर उसके घर आया और उसे गिरफ्तार कर ले जाता है। असल में उन्होंने मार्गरेट को भी पकड़ लिया है। फिर जेल में ले जाकर मार्गरेट पर अत्याचार जारी रहा। उसके दोनों हाथ एक बांध से बांधकर खड़ा कर दिया गया, लेकिन भीषण अत्याचार के बावजूद मार्गरेट के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाई जापानी पुलिस। इसलिए उन्होंने आखिर में मार्गरेट को छोड़ दिया। मार्गरेट पूरी तरह से टूट गई। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसीलिए उसने एक चर्च में शरण ली। अब सवाल उठता है कि जापानी पुलिस ने आखिर मार्गरेट को नहीं मारकर उसे क्यों छोड़ दिया। दरअसल उन्होंने मार्गरेट को इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो देखना चाहते थे कि मार्गरेट यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाती है। चूँकि वो मार्गरेट से बात नहीं निकलवा सके, इसीलिए उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और जिस चर्च में मार्गरेट ने शरण ली थी, उस चर्च के सभी लोग भी अमेरिकन सैनिकों की गुप्त रूप से मदद करते हैं। अब कुछ ही समय में मार्गरेट का पीछा करते हुए जापानी पुलिस वहां आ पहुंची। मार्गरेट तो किसी तरह वहां से बच निकली, लेकिन चर्च के बाकी सभी लोगों को जापानी हाथों में अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीच यहाँ मेजर गिब्सन की हालत और बिगड़ गई है। रात में बुखार से कांपते रहे, सही दवा नहीं है, नींद नहीं है, खाने की कमी से उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कहे तो लगभग वो मरने वाला है। इस समय मेजर नागाई ने गिब्सन को बुलाकर उसे एक प्रस्ताव दिया। अभी भी समय है तो मुझे नाम बता दो कि कौन से जासूस इस कैंप में खाना और दवाइयाँ भेजा करते हैं, और मुझे हर एक चीज की जानकारी चाहिए। तुम्हारे पास जो भी है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन मेजर गिब्सन ने एक शब्द नहीं कहा, जिसका नतीजा मेजर गिब्सन को बिना किसी दवा या इलाज के उस डेथ कैंप के एक गंदे से कमरे में फेंक दिया गया। इस बीच यहाँ कर्नल म्यूसी के आदेश पर और कैप्टन प्रिंस के नेतृत्व में उनकी पूरी सेना जापानी सैनिकों से छिपकर काफी आगे बढ़ गई और एक गांव में आ पहुंची। वहां उनकी मुलाकात फिलीपींस की सेना के कैप्टन पाहोटा से हुई। पाहोटा ने 100 जले हुए शव दिखाते हुए कहा, क्योंकि हमारे सैनिकों की यहाँ के ग्रामीण वासियों ने मदद की थी, इसीलिए जापानी सैनिकों ने यहाँ के लोगों को बेरहमी से आग में जलाकर मार डाला। अब फिलीपींस की सेना और अमेरिका सेना
संयुक्त रूप से कबानाटुआन डेथ कैंप पर हमला करने का फैसला करती है। पोहोटा ने कहा, चूंकि ज्यादातर युद्धबंदी बीमार है या ऐसी स्थिति में है कि वो चलने में असमर्थ है, इसलिए अगर उन्हें बचाना है तो उन्हें बचा कर ले जाने के लिए कुछ लकड़ी की गाड़ियों की व्यवस्था करनी होगी। उस दिन कैप्टन पोहोटा उन्हें प्लेटोरा नाम के एक गाँव में ले गए। गाँव कैंप से केवल 2 मील की दूरी पर है, तो उस कैंप में कौन कब घुस रहा है और कौन कब बाहर निकल रहा है, इस पर अच्छी नजर रखी जा सकती है। और नजर रखने के बाद तो वो पूरा चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जापानी सेना उस दिन अंधेरी रात में कैंप में जा रही है और पलावन कैंप की ही तरह यहाँ के कैदियों को भी उसी तरह ही जलाने की योजना बनाई है उन्होंने। इसीलिए बड़े बड़े तेल के टैंक उस कैंप में रखे जा रहे हैं। इधर कैंप के अंदर रेड नाम का एक आदमी और ये यंत्रणाएं सहन नहीं कर सका। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो होना था वही हुआ। कुछ ही समय में वो जापानी के हाथों पकड़ा गया और उसे बुरी तरह पीट कर वापस कैंप में लाया गया। चूँकि मेजर नगाई ने पहले ही कहा था कि अगर कोई एक भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसके बदले में 10 लोगों को गोली मार दी जाएगी। उसने वही किया भी, 10 लोगों को गोली मार दी गई। इधर अमेरिका सेना भी अपने कामों में जोर शोर से लगी है। कर्नल ने अलग अलग तरह की जानकारी हासिल की कि जापानी उस कैंप में जाने के लिए एक पुल से होकर जाते हैं और जब वो उस कैंप पर हमला करेंगे तो उसी पुल से एक पल में और अधिक सैनिक तुरंत कैंप में आ सकते हैं। तो उन्होंने प्लान किया कि पहले बम से उस पुल को उड़ाया जाए, ताकि जब वे उस कैंप पर हमला करें तो उस पुल की मदद से बाहर से उस कैंप में जापानी सैनिकों की मदद करने के लिए कोई दूसरी सेना की टुकड़ी न आ सके। कैप्टन प्रिंस ने एक और तरकीब निकाली। कहा, उस कैंप को इस तरह बनाया गया है कि कैंप के 4 भागों में से एक में युद्धबंदी है और बाकी पूरी जगह जापानी पुलिस और सेना से घिरी हुई है। इसीलिए कैदियों के हिस्से की जगह को छोड़कर बाकी जगह को पूरी तरह से घेर लेगी हमारी सेना। फिलीपींस की पूरी सेना और कर्नल संग बाकी लोग जापानी सैनिकों को रोकने के लिए जल वाले रास्ते और आसपास के सभी सड़कों को ब्लॉक कर देंगे और उस कैंप से युद्धबंदियों को छुड़ाने के बाद उन्हें ले जाने के लिए कैप्टन पोहोटा कुछ लकड़ियों की गाड़ियां लेकर इंतजार करेंगे और लेफ्टिनेंट राइली की पहली गोली से हमला शुरू करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि कैंप को वो जो घेरने वाले हैं, जिसके चारों ओर का इलाका पूरी तरह से खाली जमीन है। अगर कैंप घेरने की कोशिश करेंगे तो जापानी सैनिक हमें देख लेंगे और उल्टा हमला कर सकते हैं। इसी कारण से उन्होंने एक दिमाग लगाया। कैप्टन पोहोटा ने कहा, मैं एक सेना विमान का इंतजाम कर रहा हूँ। उस युद्ध विमान को अपने इलाके में आते देख जापानी सैनिक का सारा ध्यान उस पर जाएगा और हम इसी मौके का फायदा उठाएंगे। तब हम ठीक से पूरे कैंप को घेर लेंगे और अपनी पोजीशन ले लेंगे। सूरज की रोशनी ढलने लगी। कैप्टन प्रिंस संग बाकी लोग धीरे धीरे बड़ी कठिनाई से खाली जमीन के ऊपर जापानी सैनिकों की नजर बचाते हुए सीने के बल पर आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ देखा गया कि उनके एक सैनिक दल पानी में तैरकर जापानी सैनिकों की नजर से बचते हुए उस पुल पर चढ़कर वहां बम लगाने लगे, क्योंकि वो उस पुल को अपनी योजना के मुताबिक उड़ाना चाहते थे। लेकिन तभी उसी वक्त एक जापानी सैनिक पुल के ऊपर आकर चारों ओर अच्छे से देख रहा था। वो सभी बस थोड़ी देर के लिए पकड़े जाते जाते बच गए और ठीक समय पर उनके प्लान के मुताबिक अमेरिका का एक युद्ध विमान उस इलाके के ऊपर से गुजरने लगा। जैसे सोचा था, जापानी सैनिक उस विमान को देखकर घबरा गए और सबका ध्यान वहां चला गया। इस मौके का फायदा उठाकर सैनिक बम लगाने लगे और साथ ही कैप्टन प्रिंस बाकी लोगों के साथ कैंप के बहुत करीब पहुंच गए। लेफ्टिनेंट राइली ने इसके बाद ऊंचे टावर पर खड़े एक जापानी सैनिक को निशाना बनाकर पहली गोली चलाई। राइली के गोली चलाते ही बाकी सभी ने जापानी सैनिकों को निशाना बनाकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। चूँकि जापानी सैनिक इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसीलिए एक के बाद एक गोली से जापानी सैनिक मारे जाने लगे। और पिछली रात को ही चूँकि कर्नल जान गए थे कि जापानी सैनिक कैदियों को जलाकर मारने के लिए बहुत अधिक मात्रा में तेल लेकर आए हैं, तो उन्होंने उस तेल के रखे जगह पर ही निशाना लगाकर गोलियां चलाने लगे और कैंप में एक बड़ा विस्फोट हुआ। वही कैप्टन पोहोटा ने पुल के पास मौजूद जापानी सैनिकों पर गोलियां चलाई ताकि वो उस पुल की ओर भागने की कोशिश करे और तभी वो पुल विस्फोट से उड़ जाए। धीरे धीरे इस तरह अमेरिकी सैनिक उस कैंप का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने लगे। कभी गोली चलाकर या मिसाइल फेंककर जापानी सैनिकों को खत्म करने की कोशिश करते, लेकिन इतने सब के बीच भी जापानी मेजर नगाई बचकर कैंप के बाहर की ओर चला आता है। मेजर गिब्सन के पास बिल्कुल भी चलने की क्षमता नहीं थी,
इसीलिए उसे बाहर निकालने की जिम्मेदारी कैप्टन प्रिंस ने ली। उधर ठीक उसी समय पर पुल पर विस्फोट भी हुआ, जिसके कारण कोई जापानी सैनिक अब कैंप की ओर आगे नहीं बढ़ पाता और जो पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे, कैप्टन पहोटा और उसकी सेना उन्हें मार डालती। इधर कर्नल म्यूसी और बाकी सैनिक भी पानी के रास्ते से जो जापानी सैनिक कैंप पे जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें गोली मार गिराते रहते हैं। जापानी सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेजर नागाई अभी भी जिंदा है। वो एक सैनिक को लेकर कैंप के अंदर घुस आया। तब तक नागाई छुपकर हमला करना शुरू करता है। रैली ने उसे गोली मारना शुरू तो किया, लेकिन एक समय में उनके पास गोली खत्म हो गई। इसी वक्त नागाई ऊपर आया और रैली पर हमला कर दिया। रायली को घायल करने के बावजूद भी आखिर तक रायली बड़े कष्ट से जापानी मेजर नागाई का बंदूक निकालकर उसे ही एक के बाद एक गोली चलाकर खत्म कर दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद वो सभी को बचाने में सफल हुए और उन सभी को तालवेरा नाम की जगह पर ले आए। वहाँ मार्ग्रेटा आती है गिब्सन से मिलने, लेकिन अंत में जापानी सैनिकों से मुक्ति की खुशी तो बहुत थी, मगर गिब्सन बहुत दिनों से मौत से लड़ रहा था। एक तो तबीयत खराब थी ही, ऊपर से खाने पीने और दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं था। मार्गरेट से उसकी आखिरी बार मुलाकात ना हो सकी। गिब्सन मारा गया। मार्गरेट गिब्सन की मृत शरीर को जकड़कर रोने लगी, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता बहुत करीबी था। बाहर से गिब्सन को यहाँ हर तरह से मदद करती थी केवल मार्गरेट ही। मार्गरेट के लिए वो एक खत लिखकर गया है, जिसमें लिखा था, मार्गरेट, इन 3 सालों में तुमने बहुत अत्याचार और कष्ट सहा है, फिर भी तुमने मुझे जिंदा रहने की शक्ति दी। तुम सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि इस कैंप के सभी लोगों के लिए एक बड़ा योगदान किया है। शायद इस जीवन में तुम्हारा और मेरा मिलना नहीं होगा, लेकिन अगला जन्म कहकर भी अगर कुछ होता है तो मैं उस जन्म में तुम्हारा होना चाहता हूँ। मार्गरेट रोते रोते और भी टूट गई। अब अंत में देखा गया कि कैप्टन प्रिंस को उसकी इस सक्सेसफुल मिशन के लिए सम्मानित किया गया और इसी सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। इस कबानाटुआन कैंप और उसके मिशन की कुछ असली तस्वीरें मैं आप सबके सामने ला रही हूँ। ये है कबानाटुआन की असली तस्वीरें। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दें ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।